बोला जय माता दी, प्यार से बोला जय माता दी, ऊपर से बोला जय माता दी, जोर से बोला जय माता दी, और एक बार बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता की। श्री वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए इस समय हम कटरा पहुंच चुके हैं। दिल्ली, मुंबई मुख्य सभी शहरों से कटरा रेलवे स्टेशन तक सीधी ट्रेन पहुंचती है। कल रात जब हम कटरा पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर रहने के लिए बहुत से गेस्ट हाउसेस और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले माँ वैष्णो श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको रहने के लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से कमरे मिल जाते हैं। अगर आपको डॉर्मेट्री में रहना है तो एक रात का किराया 120 रुपये है। 3-4 घंटे के विश्राम के लिए रुकना है तो उसके लिए भी सुविधा है। डबल बेडेड एसी रूम का किराया 1450 रुपये है। निहारिका कॉम्प्लेक्स, अर्धकुंवारी और मुख्य भवन में ठहरने के लिए आप कटरा पहुंचकर श्राइन बोर्ड कटरा ऑफिस से बुकिंग करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर फुल ही रहता है एडवांस ऑनलाइन बुकिंग की वजह से। ऑनलाइन बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट माँ वैष्णो देवी से आप 2 महीने पहले करवा सकते हैं। हमने कटरा ऑफिस में आकर अर्धकुंवारी में ठहरने के लिए रूम की बुकिंग के लिए पूछा तो पता लगा कि आज ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो हमने अपने लिए अर्धकुंवारी में डॉर्मेट्री रूम की बुकिंग की पर्ची करवा ली है। निहारिका कॉम्प्लेक्स के सामने ही हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए टिकट काउंटर बना है। वैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी यात्री ऑनलाइन ही एडवांस में करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्री सांजी छत हेलीपैड तक जा सकते हैं और सांजी छत से भवन की दूरी 1.5 किलोमीटर ही रह जाती है। सांजी छत से भवन तक जाने के लिए भी घोड़े पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है। बुकिंग ऑफिस के साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा भोजनालय भी स्थित है। कटरा बस अड्डे के साथ ही मुख्य भवन में दर्शन के लिए जो पर्ची कटवानी पड़ती है उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। ये निःशुल्क है, इसे भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आकर आपको भीड़ भी मिल सकती है। कटरा बस स्टैंड के साथ ही सभी मुख्य बाजार और गेस्ट हाउसेज उपलब्ध हैं। श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए मां वैष्णो धाम के मुख्य भवन तक पहुंचते हुए जो मुख्य पड़ाव आते हैं उनमें सबसे पहले कोल कंडोली माता मंदिर है। यहाँ मां वैष्णो ने बालिका के रूप में पहली बार पंडित श्रीधर जी को दर्शन दिए थे। कोल कंडोली मंदिर कटरा से 20 किलोमीटर पीछे नगरोटा कस्बे में आता है। अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो आराम से कोल कंडोली मंदिर जा सकते हैं। दूसरा पड़ाव कटरा से 3 किलोमीटर पीछे महामाई मंदिर है। इस पावन जगह पर श्रीधर जी ने मां के आदेश पर गांव वालों के लिए भंडारा लगाया था और यहीं से भैरव राक्षस मां वैष्णो के पीछे पड़ा था। उसके बाद कटरा आता है जो कि वैष्णो धाम यात्रा का मुख्य बेस कैंप है। मां वैष्णो धाम के आगे के मुख्य स्थलों के बारे में विस्तार से यात्रा करते हुए बताएंगे। तो अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे बाणगंगा तक ऑटो लेकर। कटरा से बाणगंगा का फुल रिजर्व्ड ऑटो किराया 210 रुपये है। बस स्टैंड के सामने ही ऑटो स्टैंड है। ऑटो करके हम चौथे मुख्य पड़ाव बाणगंगा पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे वैष्णो धाम के लिए यात्रा पैदल मार्ग से शुरू हो जाती है। तो अभी हम ऑटो करके बाणगंगा में पहुंच चुके हैं। मेरे सिर में और गले में जो आप चुनरी देख रहे हैं माता रानी की, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ से बाणगंगा से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। कटरा में मुख्य भवन के दर्शनों के लिए जो हमने पर्ची कटवाई थी उसकी बाणगंगा में आकर चेकिंग की जाती है और चेकिंग के बाद इस समय हम बाणगंगा में स्थित गुलशन कुमार जी के लंगर हाल में पहुंच चुके हैं। तो पहले हम यहां पर लंगर करेंगे और उसके बाद बाणगंगा से हम माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे। गुलशन कुमार जी ने यह निःशुल्क लंगर मां के भक्तों के लिए 1996 में शुरू किया था और लंगर का समय सुबह 7 बजे से 3:30 दोपहर तक है और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक का है।
अभी लंगर करने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से अर्धकुंवारी तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी का रास्ता जो कि प्राचीन रास्ता है, और एक दूसरा रास्ता है ताराकोटे मार्ग का। ताराकोटे से जो अर्धकुंवारी है वो 7 किलोमीटर पड़ती है और बाणगंगा से अर्धकुंवारी 5.5 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन ताराकोटे मार्ग से जाते हुए आपको ना तो खच्चर मिलेंगे और ना ही घोड़े मिलेंगे। बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है और बिल्कुल भी वहाँ पर रश नहीं होता। लेकिन बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाते हुए आपको घोड़े और खच्चर भी मिलेंगे और साथ में भक्तों की रौनक भी मिलेगी। तो अभी हम बाणगंगा से ही अर्धकुंवारी के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमने रास्ते में जो चरण पादुका मंदिर है माँ का, उसके भी दर्शन करने हैं। आप कहीं से भी जाएं, चाहे ताराकोटी मार्ग से जाएं या बाणगंगा से जाएं, अर्धकुंवारी रास्ते में आएगा ही आएगा। तो हमें यहाँ पर जो घोड़े ऊपर लेके जाते हैं, केवल कुमार जी मिले हैं जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर अर्धकुंवारी और भवन तक ले जाने के लिए कि यहाँ पर क्या चार्जेज है। 650 अर्धकुंवारी का है, ठीक है। 1250 भवन का है। भवन का, हाँ। और ये सरकार द्वारा फिक्स की है और ये गवर्नमेंट का। अच्छा, और पालकी के चार्जेज हैं? पालकी का 3100 है, 3900 है। 3100 कहाँ तक? पूरा भवन तक बॉडी वेट से होता है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, बॉडी वेट से होता है? हाँ, बॉडी वेट से। ठीक है। और अगर अर्धकुंवारी तक जाना हो तो? 1800। अर्धकुंवारी तक जाना हो पालकी का 1800 और मुख्य भवन तक जाना हो 3100, और वेट पे डिपेंड करता है। 1 से 12 साल के बच्चों के लिए प्रैम की सुविधा भी दी गई है। बाणगंगा में स्नान घर बने हैं। यहाँ अगर भक्त चाहें तो स्नान करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाणगंगा का इतिहास ये है, हनुमान जी थे साथ में। हनुमान जी को प्यास लगी, यह माता जी हमारे लिए पानी पीना है, तो माता ने कहा कि बेटा हम तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बाण मारा माता ने, पहाड़ में से जो है गंगा प्रकट हो गई, पानी निकला, हनुमान जी ने पानी पिया। वैष्णो धाम का 5वां पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। तो अभी हम चरण पादुका मंदिर में पहुंच चुके हैं। बाणगंगा गुलशन कुमार का यहाँ पर हमने लंगर खाया था, उससे इस स्थान की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। और ये वह स्थान है यहाँ पर माँ ने भैरव राक्षस को पहली बार पीछे मुड़कर देखा था, और इसीलिए इस स्थान पर माँ के चरण पादुका की पूजा की जाती है। तो आइए अब अंदर चलकर माँ के चरण पादुका के दर्शन करें। सामने जो पायल पड़ी है, जो माता जी के चरणों के दर्शन है। यहाँ पे चरणों के निशान लगे हैं। इधर से पीछे मुड़ के देखा था तब ये चरणों के निशान लगे थे। चरण पादुका मंदिर से अर्धकुंवारी की दूरी 4 किलोमीटर है। मां वैष्णो देवी के मुख्य भवन तक पहुंचने के लिए यहां पर आपको सीढ़ियों का विकल्प भी मिलता है। तो अब हम चरण पादुका मंदिर से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो सीढ़ियों के रास्ते से चलकर देखते हैं। अगर आपको कहीं पर भी थकान लगती है तो आप इस रास्ते को उसी समय छोड़ सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी तक इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी तक जा सकते हैं। तो अभी लगभग हमने 100 के करीब सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, तो सीढ़ियों से थोड़ी थकावट हुई है, इसलिए अभी हम रैम से ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आपने नीचे की उतराई करनी है तब सीढ़ियाँ एक अच्छा विकल्प हो सकती है। और यात्रियों के विश्राम के लिए यहाँ पर बेंच भी लगाए गए हैं। और जो मैंने एक बहुत ही मुख्य बात का जो ध्यान दिया कि अभी हम जितना भी सफ़र हमने तय किया है, यहाँ पर हर 250-300 मीटर के बाद सुलभ शौचालय की सुविधा भी दी गई है। साथ में पीने के पानी के लिए यहाँ पर आरओ प्यूरिफाइड वाटर के ATM बैंक भी लगाए गए हैं।
यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल कलेक्शन मशीन भी लगाई गई है। रास्ते में यात्रियों की थकावट दूर करने के लिए मसाजर की कई दुकानें मिलती हैं। तो इस समय हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। बाणगंगा से अर्धकुंवारी लगभग 6 किलोमीटर है और बाणगंगा से मुख्य भवन तक अर्धकुंवारी जो आधा रास्ता कहलाया जाता है। और बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन हमें 4 घंटे का समय लगा। अर्धकुंवारी वो पवित्र स्थली है, यहाँ पर माँ वैष्णो ने 9 महीने तक गर्भ जून में तप साधना की थी। जिस तरह से एक बालक माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसी तरह से माँ वैष्णो ने बालिका के रूप में इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी और इसीलिए इसे गर्भ जून कहते हैं। अर्धकुंवारी में जो रहने की व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि जहाँ तो आपको 2 बेडेड रूम मिलेगा, जिसका यहाँ पर किराया 700 के करीब है। अगर वो भर जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉर्मेट्री रूम मिलते हैं, जिनका किराया 120 रुपये पर बेड है। और एक डॉर्मेट्री रूम में कम से कम 10 से 12 बेड लगे होते हैं। अगर वो भी यहाँ पर हाउसफुल हो जाता है, भर जाते हैं, और उसके बाद आपको अर्धकुंवारी के सामने ही खुले में सोने की व्यवस्था है। और आपको यहाँ पर ब्लैंकेट भी दिया जाता है, कंबल भी मिलता है, जिसका चार्ज आपसे 100 रुपये लिया जाता है। और सुबह जब आप उस कंबल को वापस कर देते हैं तो वो 100 रुपये आपको रिफंडेबल यानी कि वापस दे दिया जाता है। और इस प्रकार जो कंबल की सुविधा यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, एक विशेष सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो गर्भ जून की पर्ची के बारे में ऐसा है कि अगर तो आप ऑफ सीज़न में जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आते हैं तो आपको करंट जैसे ही आप इसको पर्ची कटवाते हो तो आपका 2-3 घंटे में नंबर आ जाता है गर्भ जून की गुफा में जाने के लिए। लेकिन अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो वेटिंग है वो 24 से 30 घंटे का लगेगा। तो जैसे आज हमने अपनी पर्ची ले ली है गर्भ जून की और हमारा कल तक का वेटिंग है, हमें बताया गया है कि कल दोपहर को आपका नंबर लगेगा। तो पहले हमें भी सुबह मुख्य भवन की तरफ हम जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम नीचे अर्धकुंवारी में आके गर्भ जून में जाएंगे। अर्धकुंवारी में भी घोड़े और पालकी के लिए अच्छी सुविधा है। अगर जो यात्री बाणगंगा से यहाँ तक आते आते थक जाते हैं पैदल यात्रा करके, तो यहाँ से भी वो मुख्य भवन तक घोड़े या पालकी ले सकते हैं, उसका आधा चार्ज लगेगा। और यहाँ पर अर्धकुंवारी में एक और विशेष सुविधा दी गई है, वो है बैटरी कार्स की। बैटरी कार यहाँ से मुख्य भवन तक जाने के लिए 350 रुपये लेती है और आते समय 236 रुपये लेती है। बैटरी कार की जो बुकिंग होती है वो यहाँ अर्धकुंवारी पर ही होती है। बैटरी कार की जो सुविधा है वो अर्धकुंवारी से ही है और अर्धकुंवारी से मुख्य भवन तक ही ये बैटरी कार्स चलती हैं। अर्धकुंवारी में एक बात जो हमने ध्यान दी कि अर्धकुंवारी में वैष्णो श्राइन बोर्ड के 2 भोजनालय हैं, साथ में सागर रतन और 2-3 प्राइवेट भोजनालय और भी हैं। और सबसे बढ़िया बात जो लगी कि सभी भोजनालयों का जो रेट है वो श्राइन बोर्ड द्वारा फिक्स किया गया है। आज रात हम अर्धकुंवारी में डॉर्मेट्री में ही विश्राम करेंगे और कोशिश करेंगे कि रात 1-2 बजे के करीब अर्धकुंवारी से भवन की तरफ यात्रा शुरू करें, ताकि सुबह सुबह मां वैष्णो के दर्शन कर सकें। तो अभी रात के 1 बज चुके हैं। रात को हम यहाँ पर अर्धकुंवारी में ही शैलपुत्री भवन में हमें डॉर्मेट्री मिला था, वहाँ पर हम 9 बजे के करीब सो गए थे। तो अभी हम सुबह स्नान करके 1 बजे अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। और यहाँ पर भी यात्रा अर्धकुंवारी से यात्रा के 2 रास्ते हैं, एक सांजीछत से निकलता है और एक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो हिमकोटी से निकलता है। जो हिमकोटी वाला है वो थोड़ा समतल है, प्लेन है और यहाँ से आसानी से श्रद्धालु जा सकते हैं। तो अभी हम हिमकोटी वाले रास्ते से मुख्य भवन तक के लिए निकलेंगे। तो अभी वैसे रात के 1 बजे हुए हैं, लेकिन यहाँ यात्रियों का रश देखकर बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हो रहा कि इस समय जो 1 बजे हुए हैं। इस यात्रा की सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर आपको कहीं पर भी डॉर्मेट्री में या होटल में जो श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पर विश्राम के लिए जगह ना मिले, तो ये माता रानी के आप भवन तक जाते जाते कहीं पर भी यहाँ पर आपको थकावट लगे, आप वहीं पर विश्राम कर सकते हैं।
तो अभी हम हिमकोटि भोजनालय में चाय के लिए रुके हैं। ये श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर खोला गया है और वैष्णो माता में 24 घंटे जो श्राइन बोर्ड द्वारा भोजनालय हैं वो खुले रहते हैं। तो हिमकोटि से जो मुख्य भवन है वो 3 किलोमीटर है और अर्धकुंवारी से हिमकोटि 2.5 किलोमीटर है। तो एक तरह से हिमकोटि अर्धकुंवारी से मुख्य भवन तक का सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और भवन तक हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सामान हमने लॉकर रूम में रख दिया है और उसके बाद अब हम मां के दर्शनों के लिए निकल रहे हैं और फिर आकर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। मां वैष्णो के दरबार के दर्शन हमने कर लिए हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं, क्योंकि केवल हमें 15 से 20 मिनट का समय लगा होगा मां के दर्शनों के लिए। और उसकी मुख्य वजह शायद यही है कि जो हमने रात के समय सफ़र शुरू कर दिया था, हम 1 बजे अर्धकुंवारी से निकले थे और 4:30 के करीब मां के मुख्य भवन तक पहुंच गए थे। भवन में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले आप अपना सामान और लगेज लॉकर रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। आपको ताला भी दिया जाएगा और आप चाबी अपने साथ ले जा सकते हैं। बेंट काउंटर से जो हमने प्रसाद लिया था उसमें माँ की चुनरी है, ये मोली है, खाने का प्रसाद है और नारियल है। जब हम मुख्य भवन में दर्शन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एक मशीन आती है, उसमें हम नारियल डाल देते हैं और वो आपको एक कूपन देते हैं। वो आगे जाके आपको वापसी में वो नारियल वापस मिल जाता है। और नारियल डालने के बाद सबसे पहले प्राचीन गुफा के दर्शन होते हैं और प्राचीन गुफा का जो मंडप है वो पूरी तरह से सोने से श्रृंगारित है। प्राचीन गुफा के दर्शन करने के बाद हम एक 42 मीटर की गुफा में से होते हुए माँ की 3 पिंडियों के दर्शन के लिए हैं। माँ की 3 पिंडियाँ जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ काली के रूप में विराजमान हैं, वहाँ दर्शन होते हैं। और जो हमने प्राचीन गुफा के दर्शन किए थे वहाँ पर भी आज रश थोड़ा कम था, तो हमें 3 से 4 मिनट तक रुकने का समय मिला और जो पिंडियों के दर्शन हुए, दर्शन बड़े अच्छे से और खुले दर्शन हुए हैं माँ के आज। सबसे खास बात, माँ वैष्णो की आरती का समय सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 7 से 8 बजे तक का है। आरती के 1 घंटा पहले दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उससे होता क्या है कि 2 घंटे तक श्रद्धालुओं को जब रोक दिया जाता है तो आरती खत्म होने के बाद जब फिर से दर्शन शुरू होते हैं तो अगले 1 से 1.5 घंटे तक बहुत भीड़ हो जाती है। सो इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप मुख्य भवन पर पहुंचें तो दर्शनों के लिए आरती के समय, आरती से 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा बाद दर्शनों के लिए लाइन में लगने से बचें। यहाँ पर रहने की भी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए जो आपको बुकिंग है वो ऑनलाइन की जाती है। मुख्य भवन के पास ही निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था भी है, किंतु फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है कि जैसे जैसे जो कोई पहले आता जाता है उसको रहने की व्यवस्था दे दी जाती है। माता रानी जी के दर्शन के बाद हम वैष्णो धाम के आखिरी पड़ाव भैरव मंदिर के लिए निकलेंगे, जो भवन से जिसकी दूरी 2 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ से रोपवे की भी सुविधा है, लेकिन अभी जो समय 6 बजे का है तो रोपवे की जो सुविधा है वो 8 बजे से शुरू होगी और इसीलिए हम भैरव मंदिर तक चढ़ाई करते हुए जाएंगे। रोपवे की जो टिकट का खर्चा है वो 100 रुपये है, टू एंड फ्रो का आने जाने का। जो रोपवे की टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक है। तो सुबह आपको टिकट मिलती है, उसके लिए आपको 5 साढ़े 5 से लाइन में लगना पड़ता है। भैरव बाबा के मंदिर की चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ मंदिर की चढ़ाई करते समय आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तो भैरव के इस मंदिर में हमने जो दर्शन किए हैं वो भैरव के कटे हुए सिर के प्रतीकात्मक रूप में हैं और साथ में बजरंग बली जी के दर्शन किए हैं। माँ वैष्णो ने जब भैरव का सिर काटा था तो भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव का सिर इस जगह पर आकर गिरा था और भैरव के पश्चाताप को दूर करने के लिए माँ ने उसे वरदान दिया था
कि तुम्हारे दर्शन किए बिना मां वैष्णो धाम की इस यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमने उतराई के लिए जाना शुरू कर दिया है। तो अभी 10 बजे का समय हो चुका है। देखते हैं कि कटरा जो मेन बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते में कितना समय लग जाता है। तो अभी हम वापसी में अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। जब हमने चढ़ाई की थी तो बाण गंगा से हम अर्धकुंवारी आए थे, क्योंकि हमें वहाँ पर रास्ते में चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने थे। लेकिन अब हम अर्धकुंवारी से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एक नया रास्ते से जाएंगे जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। यहाँ पर रश भी बहुत कम है और घोड़े और खच्चरों की यहाँ पर मनाही है, और साथ में श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर एक निःशुल्क लंगर भी चलाया जाता है। तो यह थी मां वैष्णो धाम की संपूर्ण जानकारी। देश विदेश से भक्त लोग मां के दरबार में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मां का आशीर्वाद लेने आते हैं, और हम भी यही कामना करते हैं कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी हों। जय माता। जय माता।